हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा जो चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली सिविक्स का भी हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस एंड मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट के आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, वो हमने इसी प्रकार बोर्ड के ऊपर पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको चेक करना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने मिल जाएंगे हमने जो जो चैप्टर्स, जो जो सब्जेक्ट अपलोड किए हुए हैं, सब देखने मिल जाएगा। तो वहां पे आप जो भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है दोस्तों, मैं सबके लिए बता दूं कि यार आपके साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश ग्रामर का, हर चीज का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में आपको थोड़ा सा जाके चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो सेक्शन में भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि हमने कौन कौन से वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं। तो प्लीज जाइए, देखिए और अच्छे से देखना दोस्तों। जितना हो सके उतना प्यार देना और दोस्तों शेयर जरूर से करना, क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरूर से करना। और साथ ही में जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, उस पर हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज वीडियो की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3। आपको याद होगा कि जस्ट इसके प्रीवियस वाले लेक्चर वीडियो में हमने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है वो एक्जैक्टली क्या होता है, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा और जिक्र करेंगे इसका। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बताया भी था। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये एक्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि आज हमें बेसिकली सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने और 2 टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या होता है। देखो, सबसे सिंपल सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी संविधान था, जब लिखा जा रहा था, ठीक है, तो यार जो गवर्नमेंट थी या फिर जो होने वाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा जाएगा वो किसी एक इंसान नहीं लिख सकता ना उसको, यानी कि उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया एंड बोला कि आप लोग जो है आपसी तालमेल में, यानी कि एक ग्रुप के तौर पे उसको राइट अप करो और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ। वो जो ग्रुप था दोस्तों, उसी को कहा जाता है एक तरीके से क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एक कमिटी तैयार की गई थी, ठीक है ना। कमिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं विच आर वर्किंग टुगेदर। ग्रुप ऑफ पीपल विच आर वर्किंग टुगेदर इज नोन एज कमिटी। तो एक कमिटी तैयार की गई थी एंड वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो काम कर रही थी, उसी चीज को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो इंडिया जो था, इंडिपेंडेंस मिला कब मिला, ऑब्वियसली आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिल गई। और उसके पहले का जो फेज था उसमें ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया था, लगभग 150 साल तक हमारे ऊपर राज किया था। और उन्होंने बहुत सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया था, डिवाइड करके रखा था, यानी कि कुछ स्टेट ऐसे थे जो ब्रिटिश के टोटल अंडर में थे, कुछ स्टेट ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे, यानी कि वो राजाओं लोग के कब्जे में थे। कब्जे में नहीं बोलूंगा, उनके राज्य में थे। उनके जो शासक होते थे वो प्रिंस कहलाते थे। आपको पता है ना, प्रिंस यानी कि एक तरीके से युवराज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो प्रिंस मतलब क्या, राजाओं का राज्य। जो गवर्नमेंट ब्रिटिश के अंडर में आता था वो ब्रिटिश के स्टेट्स में आते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविंस जो थे वो अलग अलग डिवाइड करके रखे थे। और मेनली जो हमारे इंडिया में वो टाइम पे जो राज्य सबसे ज्यादा फेमस थे और सबसे ज्यादा मान्यता थी उसको, उसमें से था हमारा मुंबई, यानी बॉम्बे। वो टाइम पे बॉम्बे नाम था उसका। तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये 3 ही शहर सबसे ज्यादा फेमस थे, क्योंकि बॉम्बे का नाम बहुत पहले से फेमस है। और कोलकाता आपको पता ही है, दैट इज बंगाल, जो है वो बहुत पहले से फेमस है, क्योंकि कोलकाता वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको पता होगा, हमारा न्यू दिल्ली आज कैपिटल है ना, लेकिन एक जमाना था उसमें कोलकाता सबसे पहला कैपिटल हुआ करता था, यानी बंगाल। और मद्रास, यानी कि जो आज के डेट में हम लोग चेन्नई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मद्रास जो है वो टाइम पे हुआ करता। तो ये सभी चीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, यानी गवर्नमेंट जो भी अपना कार्यभार संभालती थी वो इन्हीं स्टेट्स के अंडर में आते थे। और इनके जो पीपल थे, इनके जो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग थे, वो या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे या तो कोई प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस थे, ठीक है ना, प्रिंस कहलाते थे। बहुत सारे राजाओं के बेटे हो गए, राजा हो गए, ये क्या करते थे, संभालते थे अलग अलग स्टेट्स को। एंड वो अलग अलग एरियाज में उन एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करते थे कि कैसी गवर्नमेंट चलेगी, कैसा होगा इसका कार्यभार, क्या क्या चीजें लागू हो जाएगी, कौन से रूल्स बनाने पड़ेंगे, कौन से लॉज रहेंगे, ये सभी चीज को मैनेज करने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका होता था, अकॉर्डिंगली या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या तो जो प्रिंस होते थे वो पर्टिकुलर स्टेट के, उनके हाथों में होता था, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ एरियाज जो होते थे उसको प्रिंसली स्टेट्स भी कहते थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्यों प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले कौन होते थे, प्रिंस होते थे, यानी राजकुमार लोग, ठीक है ना। उनको कौन कंट्रोल करता था, प्रिंस,
जो भी प्रिंस होते थे वो उनको कंट्रोल करते थे। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल की गए थे और उन्होंने अपना अपना राय और अपना अपना जो भी उनका प्रोसेस था वो उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के टाइम रखा गया था। और साथ ही में टोटल अगर बात करें तो देयर वर टोटल ऑफ 299 मेंबर्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो कमिटी थे इसमें कितने मेंबर्स थे? लगभग 299 मेंबर से। यार एक और ले लेते, ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो जाती, 300 मार देते। ठीक है, तो लगभग 299 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे। कौन थे? ये आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत फेमस इंसान थे, पॉलिटिकल लीडर रहे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन थे वो? प्रेसिडेंट थे इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यू कैन टेल सिंपली 299 मेंबर्स से। ठीक है, और हम लोग आने वाले दिनों में हम टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हम टेस्ट जो लेंगे वो साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट का लेंगे, फिर थोड़ा और चैप्टर्स, जब ये सब सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी के थोड़े और चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके भी रखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक तरीके से बता दूं कि यार आप लोग ना स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना, किसके लिए? साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे वीडियो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहेंगे आपके साइंस और मैथ्स में, उसके पढ़ाई शुरू कर दो और हमारे जो वीडियोस अवेलेबल है उसको देखो, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो जरूर से वो ट्राई कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा सोशल स्टडी चल रहा है। ठीक है ना, कुछ वक्त में, यानी कि जब भी हम करेंगे तो आपको अनाउंस कर देंगे, अलग से वीडियो बना के अनाउंस कर देंगे कि जब भी हम टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इस बारे में कि 299 मेंबर्स थे उसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इनका नाम है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है ना, कौन थे बाबा साहेब अंबेडकर, जिसको हम लोग बोलते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जैसे मैंने आपको शायद बताया था, मुझे जहां तक याद है कि मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमारा जो संविधान था 1950 26 जनवरी को लागू किया गया, यानी कि तभी से वो चलने लगा। इसके लिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो इसमें एक चीज हमने पढ़ा और आपको बताया था कि यार जो 26 जनवरी 1950 में जो चीज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो किस इंसान का था? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का। तो अंबेडकर जी थे वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं, यानी कि सबसे मेन व्यक्ति जिसने नींव रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर उनको हम प्यार से बोलते हैं। ठीक है, तो अंबेडकर जी जो है इन्होंने क्या क्या योगदान अपना रखा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान को बनाने में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट अगर बात करूं कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे, ठीक है ना, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, यानी चेयरमैन थे। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे और उन्होंने जो पढ़ाई की थी बहुत ही ज्यादा डीप में, डेप्थ में जाके पढ़ाई की थी और साथ ही में उनका जो नॉलेज था वो अलग अलग कंट्रीज से होकर आता था, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी घूम चुके थे और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान किसी के बारे में भी जानकारी जब लेता है तो वो कहीं ना कहीं से लेके आता है, फिर किसी को बताता है। तो जब भारत का संविधान बनाने लगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का जब बनने लगा 1946 के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 1946 के आसपास हमारा जो संविधान है उसको बनाना शुरू किया गया। तो जब बनाना शुरू किया होगा तो कैसे बनाएंगे, क्या होना चाहिए इसके अंदर, कौन से रूल्स होने चाहिए, अमेंडमेंट क्या होना चाहिए, प्रोविजंस कैसे होने चाहिए, तो ये किसी को पता था क्या यार? अपने आप बना लेंगे क्या मुंह उठा के? नहीं ना यार, ऑब्वियसली किसी ना किसी इंसान को कुछ आइडिया होगा। जैसे बाबा साहेब अंबेडकर जो थे उनको आइडिया था, क्योंकि ये जब बाहर देश गए थे उन्होंने देखा कि दूसरी कंट्रीज कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसमें क्या क्या क्लॉज है, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सीख के आए और उसके हिसाब से उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि हमारे इंडिया में हम थोड़ा सा फेरबदल करके, थोड़ा सा चेंजेस करके हमारे इंडिया में भी बना सकते हैं। तो ये जो नॉलेज था इनका बाबा साहेब अंबेडकर का, ये बहुत ज्यादा उनको काम आया और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली वाली बात है कि इन्होंने इस चीज को करके दिखाया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज पढ़ाई भी की थी एंड उन्होंने ये सब चीज जो है बहुत मेहनत की, दिनों रात मेहनत की इस चीज के लिए। उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने इस चीज के लिए दिनों रात मेहनत की और फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, यानी बना दिया। ठीक है, और अगर बात करें तो ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना, ये जो उन्होंने बना, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? एक तरीके से लिखावट, एक तरीके से रिटन फॉर्म में, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो ये जो ड्राफ्ट कमीशन था जो कि हमारे बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा प्रिपेयर किया गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, यानी कि जो 299 मेंबर्स थे उनके सामने प्रस्तुत किया गया एंड ये चीज बताया गया कि आप जो है हमें परमिशन दे दो कि हम इसको क्या करेंगे, लागू कर देंगे। इस प्रकार ये सब चीज हुआ। ठीक है, तो बाद में जब डिस्कस हुआ
आर्टिकल्स बाय आर्टिकल्स, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, समथिंग आर्टिकल्स, क्लॉज, प्रोविजंस, ये सब चीजें होती हैं। तो जब आर्टिकल्स डिस्कस हो रहे थे वन बाय वन, तो बहुत सारे अमेंडमेंट यानी कि रूल्स आप बोल सकते हो, तो बहुत सारे अमेंडमेंट जो है वो अलग अलग मेंबर्स क्या कर रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि नहीं इसको इसके जगह पे ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे, इनका क्या आने लगा, सजेशंस आने लगा। ठीक है, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से हैंडल किया ये जो टास्क था, ये जो जिम्मेदारी थी उनकी, ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने हैंडल किया और बहुत ही अच्छे से जो भी ड्राफ्ट के ऊपर पूछे जा रहे सवाल को बड़ी आसानी से उन्होंने जवाब भी दिया और उसको क्लैरिफाई भी किया सभी मेंबर्स के सामने। तो जितने भी सवाल, क्वेश्चंस रेज हो रहे थे उनके खिलाफ या फिर उनके जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किसी चीज के मुद्दे के ऊपर जब क्वेश्चंस उठ रहे थे, कि कोई सवाल जब उठा रहा था तो उनको कैसे जवाब देना, ये उनको भली बातें बहुत ही अच्छे से आता था। एंड बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चेंजेस भी हुई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। एंड धीरे धीरे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से बना गया और कोई भी गलती नहीं निकाली गई, एकदम फ्लॉलेस बना दिया गया। ठीक है, एंड धीरे धीरे जो कंट्रीब्यूशन था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि जो हमारे बाबा साहेब अंबेडकर है, इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट, क्योंकि सबसे मेन काम इन्होंने किया था। बोलते हैं ना आर्किटेक्चर कौन करता है, जो बिल्डिंग्स जब बनती है तो उसमें एक आर्किटेक्ट होता है, पता है ना, यानी मेन जो डिजाइन है, मेन फाउंडेशन कैसे होगा, ये सभी चीज आर्किटेक्ट ही बताता है कि कैसे होगा। बाकी जो बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बनाने का काम करते हैं, लेकिन मेन डिजाइन और इनिशियल स्टेज में दिमाग किसने दिया, आर्किटेक्ट ने दिया। तो सेम यहां पे भी वही है कि यार 299 मेंबर्स के हेल्प से बना ऑब्वियसली, लेकिन ये बाबा साहेब अंबेडकर का ही पूरा का पूरा नींव रखा गया था। यानी कि आर्किटेक्ट कौन थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यही थे। तो यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इज कॉल्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे जो बाबा साहब अंबेडकर है, क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि यार ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। दो चीज हमने क्लियर कर लिया, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है ये देख लिया ओवरऑल, एंड दूसरा जो कंट्रीब्यूशन था, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो था हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और आज भी वो चीज हम उनके हिसाब से फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट उनके हिसाब से फॉलो करती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी हम डिस्कस कर लेंगे, एंड फिर हमारा जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा टोटली। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, ये जो हमने बताया आपको कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, इसका यहां पे आप बोल सकते हो इनैक्ट कब हुआ, ये यानी कि कब लागू हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये लागू हुआ 26 नवंबर 1949। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट किया गया। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाया गया, 1949 को बना दिया गया। एंड इसीलिए कि ये जो 26 नवंबर का जो दिन है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या कहते हैं, इसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि विच डे इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो आप क्या बोलोगे कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनैक्ट किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट किया गया था, इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है। लेकिन लागू कब किया गया, ये तो तभी बना रहे थे ना, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया, इनैक्ट कर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो है बनके रेडी हो गया, लेकिन तुरंत हम लोग कुछ चीज लागू नहीं कर सकते ना, जैसे आज बनाया मैंने आज ही लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद का टाइम, यानी कि नवंबर में लागू कर दिया, 26 नवंबर को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब नवंबर के बाद आएगा दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, यानी कि ठीक 2 महीने के बाद इसी तारीख को ठीक 2 महीने बाद, यहां पे लिखता हूं मैं 26 जनवरी आ जाएगा। ठीक है ना, 26 जनवरी आ जाएगा। 26 नवंबर को बना के कंप्लीट कर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, रेडी हो गया 1949 को, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। उसके एग्जैक्टली 60 दिन के बाद, यानी 2 महीने के बाद आप बोल लो 26 जनवरी 1950 को हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक्ट में ला दिया गया, यानी कि इसका रूल जो है अब से लागू हो गया, यानी कि जो भी गवर्नमेंट काम करेगी अब इसके हिसाब से काम करेगी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए ये जो टाइप का जो दिन है, ये जो दिन है इसको कहा जाता है दोस्तों रिपब्लिक डे। क्या कहते हैं इसको, रिपब्लिक डे कहता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डे था 26 नवंबर, एक 26 जनवरी रिपब्लिक डे, यही 2 डे था, और इसी के हिसाब से हमारा आज भी गवर्नमेंट जो है फॉलो करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर है दोस्तों, तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम आपको 2 चीज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब हमने बता दिया दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो होता है समाप्त, एंड इसी के साथ फाइनली ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सिविक्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी तो वैसे हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करके रखे हैं। तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एंड साइंस एंड मैथ्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो फिलहाल में, जैसे मैंने बोला
कि यार टेस्ट शुरुआत करने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, अनाउंसमेंट कर दूंगा जब भी करूंगा, लेकिन हिंट देके रख रहा हूं आप लोग को, जो वीडियो पूरा देख रहा है उसको पता चल जाएगा। एक हिंट देके रखा हूं कि आप लोग को क्या करना है यार, मैथ्स के और साइंस के स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स है आपके स्टैंडर्ड के अंदर, वीडियोस देखना चालू कर दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जल्द से जल्द टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस हम डे टू डे ला रहे हैं वो भी आप देखते रहो कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो, बता दो यार कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब मिलता है यहाँ पे, और मैथ्स एंड साइंस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीटेड है, हर चीज है यहाँ पे, तो प्लीज शेयर करो यार। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।